दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मगू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे उनमें मुख्य हैं हरियाणा और देश की सियासत की। हरियाणा की वो राजनीति जिसके अंदर आजकल दादा दमादम है, यानी कि दादा राम कुमार गौतम, अनिल विज साहब हों, दादा राम कुमार गौतम हो, और सियासत के अंदर बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं हरियाणा के कि जो कब क्या कहाँ कह दें कुछ पता नहीं चलता। आपसे बात करेंगे उस बात की भी जो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन दिया और जिसमें कहा कि आखिर चौकीदार से परेशान क्यों हैं विपक्ष के लोग। तो इन सभी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे। उससे पहले विस्तार से जान लेते हैं उन खबरों को जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। मध्य प्रदेश के सतना में प्रधानमंत्री मोदी ने की रैली। चौकीदार वाले बयान पर विपक्ष को घिरा। कहा 3.25 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं इस चौकीदार ने। नीतीश कुमार के बयान के बाद भड़के बवाल के शोले। नीतीश ने माफी मांगी। स्मृति ईरानी ने विपक्ष के संस्कारों पर उठाए सवाल। अयोध्या में सजा योगी का दरबार। रामलला के किए दर्शन। तैयारियों का लिया जायजा। मंत्रिमंडल की ली बैठक। तेलंगाना चुनाव से पहले आयकर विभाग की तेलंगाना में छापेमारी। कांग्रेस नेता के आवास पर इनकम टैक्स की रेड। स्मॉग की चादर में लिपटा दिल्ली। हवा में खुला प्रदूषण का जहर। दिल्ली समेत समूचे एनसीआर का क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 10 नवंबर तक भारी बारिश के आसार। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। हमास से जंग के बीच पीएम नेतन्याहू की दो टूक। कहा बंधकों की रिहाई के बिना युद्ध विराम नहीं होगा। तो चलिए अब चर्चा करते हैं उन खबरों पर जो हमारे प्राइम टाइम का हिस्सा है। सबसे पहले बात हरियाणा की सियासत की। प्रदेश की सियासत जो जाटों के इर्द गिर्द घूम रही है आजकल, यानी कि जाट समाज की राजनीति के इर्द गिर्द। अब प्रदेश के नारनौन से जो जेजेपी के विधायक हैं, जननायक जनता पार्टी के विधायक, हालांकि विधायक पार्टी के तो कहने को नाम भर के हैं क्योंकि जब से विधायक बने हैं जेजेपी वालों को तो इन्होंने पूछा नहीं। तो जेजेपी के विधायक हैं दादा राम कुमार गौतम। उन्होंने जाटों को लेकर बड़ा बयान दिया था। उनका कहना है कि खट्टर का तो नाम भी सही से नहीं लेते ये जाट समाज के लोग। कहते हैं ये, खैर हम वो शब्द नहीं कहना चाहेंगे जो दादा कह रहे हैं। हरियाणा में उनका ये भी कहना है कि जाटों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, लेकिन जाटों को अपना मुख्यमंत्री चाहिए, यानी कि जाट समाज को अपना मुख्यमंत्री चाहिए, अपना राज चाहिए। तो भाई सबको अपना राज चाहिए, कौन सी बड़ी बात कह दी। इससे आगे बढ़ के क्योंकि धनखड़ साहब की छुट्टी हुई हरियाणा प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पद से, तो धनखड़ साहब को जो हरियाणा भाजपा से हटा करके और भाजपा की राष्ट्रीय कमेटी में लिया गया, उस पर भी तंज कसा है दादा गौतम ने। कह रहे नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से बीजेपी को बहुत तगड़ा फायदा होगा। वहीं जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, इसकर पर भी निशाना साधा है। कह रहे हैं कि, खैर आप खुद सुनिए क्या कह रहे हैं दादा गौतम। नायब सैनी बनाने से पार्टी को बेहिसाब लाभ होगा, बहुत तकड़ा लाभ होगा। पार्टी ने अगर खट्टर सरकार ने अगर कोई फैसला लिया है बढ़िया, तो एक के है ये सही। तो क्योंकि धनखड़ साहब के मैं कोई पर्सनल खिलाफ नहीं हूं, धनखड़ बहुत पुराना कार्यकर्ता है इस पार्टी का, लेकिन हालात हरियाणा के ऐसे हैं, हमारी स्टेट के अनेक दिग्गज जाट नेता राज कर चुके हैं इस पर। चाहे देवीलाल ने राज किया, चाहे बंसीलाल ने राज किया, भूपेंद्र हुड्डा ने राज किया, चौटाला साहब ने राज किया। जाट को फर्क जब पड़ता है जब जाट को चीफ मिनिस्टर बनाए तो, वरना कितने मंत्रालय हैं जाटों के पास। आप देखिए कितने मंत्रालय दुष्यंत के पास हैं, रणजीत सिंह के पास हैं, जेपी दलाल है। मैक्सिमम मंत्रालय जाटों के पास है, मैक्सिमम। और अध्यक्ष भी बना दिया था धनखड़ जी को। एक वोट का भी फर्क नहीं डाल सके धनखड़ साहब। ये नहीं कि धनखड़ करना नहीं चाहता था, उसने बहुत कोशिश करी है कि भाई तुम आ जाओ, अच्छी पार्टी है, लेकिन जाट को सिवाय चीफ मिनिस्ट्री के और कोई चीज चाहिए नहीं, क्योंकि राज कर चुके उन्होंने। ये नहीं कि जाट के साथ इस राज में कोई अन्याय हुआ है। खट्टर साहब की मेरिट और जाटों का, जाट इस वक्त बहुत आगे जा चुके, बच्चे पढ़ते हैं, बड़े लायक बच्चे हैं, सारे खेल के खिलाड़ी भी हैं जाट।
कोई नौकरी उठा के देख लो, अच्छी नौकरी, बेस्ट नौकरी, उसमें मैक्सिमम बच्चे जाटों के हैं, काबिलियत के आधार से हर तरह से आगे हैं। अभी एक्सचेंज लगे थे, मुझे किसी ने बताया 16 पब्लिक हेल्थ में, 16 में से 8 जाट थे। अभी HCS की और अलाइड की नौकरी की लिस्ट निकली है, उसमें मैक्सिमम बच्चे जाटों के। तो मान लीजिए कि जो दादा गौतम का काम है सभी को मर्ज दे देना है, दवा नहीं। गौरतलब है कि राम कुमार गौतम का डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला से विवाद पहले से ही चल रहा है, यानी कि अपनी पार्टी से, मैंने आपको पहले ही बताया। वो कहते हैं कि दुष्यंत खुद तो डिप्टी CM बन गया और राम कुमार रहेगा न्यू का न्यू। तो भाई राम कुमार गौतम विधायक तो बन ही गए, अब सभी विधायक तो मंत्री बनते नहीं, सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पर पता नहीं दादा की नाराज़गी है कि घटती नहीं। वैसे चुनाव के नज़दीक आते सभी अपने राग अलाप रहे हैं, कोई विपक्ष पर निशाना साध रहा है तो कोई अपनी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहा है। प्रदेश के एक और नेता हैं जो अपनी राय बेबाकी से हमेशा रखते आए हैं। उनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह, अहिरवाल के राजा। हमेशा से अपनी बात सटीक तरीके से कहने के लिए जाने जाते हैं। ये बात सही है कि बिल्कुल स्पष्ट वक्ता है। इस बार भी सुनने को ऐसा ही मिला है, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि रेवाड़ी में बनने वाला एम्स देश का 22वां एम्स होगा। ये साल 2019 में PM मोदी द्वारा इसका काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद 2023 में भी ये काम नहीं हुआ। वे कहते हैं कि जब PM मोदी द्वारा कोई काम शुरू किया गया हो और 4 साल बीत जाने के बाद भी वो काम ना हो तो इस मामले में कोई तो गड़बड़ है। लेकिन जनता 4 साल तक इंतज़ार क्यों करे? राव साहब कहते हैं कि पहले तो फॉरेस्ट वालों ने मनेठी को नामंजूर करके टांग अड़ाई, फिर माजरा गांव वाले ज़मीन देने को तैयार हुए। 4 तारीख को केंद्र खुलने वाला था, लेकिन अब 8 तारीख तक भी नहीं खुला। दोबारा टेंडर भी सबमिट हो गया है, अब 24 नवंबर तक यह खुल जाएगा, ये कहा जा रहा है। मोदी साहब इसका शिलान्यास करने आएंगे, ये इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2015 की बाबल रैली में मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी में एम्स खोलने की घोषणा की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने भी इसे मंजूरी दी थी, यानी कि जब सरकार नहीं बनी थी अभी, लेकिन आज तक एम्स की आधारशिला नहीं रखी गई है। तो ये हालांकि राव इंद्रजीत सिंह का दर्द तो ठीक है, लेकिन क्योंकि जब एम्स जैसा मसला हो जो आम आदमी से जुड़ा हुआ हो और जब इतना लंबा लटकता रहेगा तो भले ही इसे सियासत कहा जाए, लेकिन ये आम जन के लिए ऐसी सियासत भी ज़रूरी है। इस प्रकार की सियासत होना भी लाजिम है ताकि आम आदमी को और प्रदेश को इसका फ़ायदा मिले। तो ये तो बात थी सूबे की सियासत की। अब आपसे देश की सियासत की बात कर लें। नीतीश कुमार जी ने जो विधानसभा में बोला था उसको किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाह रही। भाजपा के बड़े नेता, भाजपा का महिला मोर्चा, भाजपा का सोशल मीडिया सभी लगा हुआ है नीतीश कुमार के पीछे। स्मृति ईरानी जी कह रही थी आज कि माफ़ी मांगने से बात नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन के लोग बोलें। इंडिया गठबंधन से भी बोले हैं। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि भाई सोच समझकर बोलना चाहिए, सभी यही कहेंगे। माफ़ी मांग चुके नीतीश कुमार भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नीतीश बाबू ने ये दाव चला था, ये परेशानी का कारण तो बना हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, कई स्टेटों की गवर्नमेंट के लिए भी, बीजेपी के लिए भी और कई पार्टियों के लिए भी। उन्होंने जो जातिगत जनगणना वाला आधार चला दिया, जो आरक्षण वाला पेच लगा दिया, वो कहीं ना कहीं राजनीति के लिए तो परेशानी का कारण है ही। और 2024 के चुनाव में आप मान लीजिए कि जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इस सब को देखते हुए राजनीति हो रही है, और राजनीति जो ना करवा दे वो सही। नीतीश बाबू की माफ़ी कितना काम करेगी? आपको एक बात और बताएं कि पिछले चुनाव से पहले की बात थी, जैसे नीतीश कुमार जी अब बोले विधानसभा के अंदर, हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली, अपनी बात से पीछे हटे और ये भी कहा कि ये बहुत बड़ी बात होती है जब कोई व्यक्ति खुद कहे कि मेरी निंदा करो। खुद के लिए निंदा प्रस्ताव पारित कराया, खुद के लिए कहा कि मैं अपनी निंदा करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी बात की स्वीकारोक्ति कर लेना। अगर आपसे कुछ गलत कह दिया गया, गलत आप बोल गए, चाहे आप भावावेश में बोले, चाहे आप जानबूझ के बोले, चाहे आप गलती से बोले, अगर आपने गलती मान ली तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन क्योंकि राजनीति के अंदर कोई मौका चूकने वाला मौका छोड़ा नहीं जाता। स्मृति ईरानी जी ने कहा कि यही संस्कृति है उनकी, यानी कि इंडिया गठबंधन वालों की। खैर, संस्कृति की बात क्या की जाए, बात वही कर लेते हैं वापस आकर के कि पिछले चुनाव की बात थी और लालू यादव जी की जो संतान है उनको लेकर के एक तंज कस दिया था। उस समय तेजस्वी यादव ने बड़ा हंगामा किया था
और अब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी के सुर में सुर मिला रहे हैं, कह रहे हैं हो सकता है कि व्यक्त करने का तरीका गलत रहा हो, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम बहुत अच्छे किए हैं। काम कितने अच्छे किए हैं, जब चुनाव आएगा तो पता लग जाएगा उसके अंदर की जनता के उसका क्या परिणाम देती है। खैर, ये राजनीति है, मैंने आपसे पहले ही कहा, और अब अगली राजनीति की तरफ चलते हैं, क्योंकि जहाँ चुनाव होने अभी बाकी हैं वहाँ की राजनीति अलग तरह की है, और जहाँ चुनाव चल रहे हैं वहाँ की राजनीति अलग तरह की है। राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और तेलंगाना के अंदर चुनाव होने हैं। मिज़ोरम में हो चुके हैं, और जो छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। राजस्थान के अंदर बागी सबके लिए परेशानी बने हुए हैं, अब कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी के लिए बागी समस्या का केंद्र है। और मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव इस समय पूरे चरम पर है। एक तरफ भाजपा का कमल, एक तरफ कांग्रेस का कमल, यानी कि कांग्रेस के कमलनाथ और भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया है कि चेहरा कमल है, तो कमल वर्सेस कमल चल रहा है। और इस सब के बीच मध्य प्रदेश के सतना में पहुंचे आज प्रधानमंत्री मोदी। बहुत ज़ोर शोर से अपना भाषण दिया मोदी जी ने, चुनावी हुंकार भरी, और उस हुंकार में कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों पर हमला बोला। मोदी जी ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और कांग्रेस की गुब्बारे की हवा निकल गई है। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य सबसे बड़ा वहाँ हो गया कि जहाँ आपने, यानी कि जनता ने 2014 में चौकीदार को बिठा दिया, यानी कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। वो कहते हैं ना मैं चौकीदार हूँ, तो चौकीदार के बारे में कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बना दिया, और आपका जो चौकीदार है बहुत सजग है। इस चौकीदार ने 3.45 लाख करोड़, यानी कि 3.25 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। जब कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो ये लोग मोदी को गाली तो देंगे ही, लेकिन मोदी में ये हिम्मत देश की जनता से आती है कि जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकार आई, बर्बादी लेकर आई। उन्होंने कहा कि देश का पैसा गरीबों के विकास के लिए लगाया जा रहा है, और कांग्रेस के करप्शन काल में बिचौलियों की मौज पर, जो मौज करते थे बिचौलिए, उस पर मैंने, यानी कि मोदी ने ताला लगा दिया है। बीजेपी ने 10 साल में 33 लाख गरीबों के खाते में पैसा भेजा है। तो ये चुनाव है, सियासत है, और सियासत के अंदर ये रंग चलते हैं। और सियासत के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो गरीब, कमज़ोर, बेरोज़गार, जिन्हें कोई नहीं पूछता, और जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो फिर इन्हें कोई नहीं पूछता। यानी कि गरीब और कमज़ोर को एक तरह से दया और कृपा का पात्र बना दिया जाता है, चाहे वो राशन तक सीमित रह जाए, कोई मुफ्त की रेवड़ी कहता है और कोई मुफ्त की रेवड़ी देता है। ये सब चलता है चुनाव के अंदर, और चुनाव के बाद सबको सब भूल करके ना किसी को गरीब याद रहते हैं, ना बेरोज़गार याद रहते हैं। ज़रूरी है कि चुनाव के अंदर आप अपनी ताकत को पहचानें, आप देखें कि आखिर कौन आपका भला है और कौन आपके लिए बुरा है, और सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये सभी कहते हैं, हम भी आपसे कह रहे हैं। इसी संदेश के साथ आज के प्राइम टाइम में आपसे लेते हैं इजाज़त। कल फिर मिलेंगे कुछ उन मुद्दों और खबरों के साथ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि।